नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज 6 अगस्त है। आज ही के दिन 75 साल पहले हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। 75 साल बाद आज चीन से अमेरिका की ठनी हुई है। जहां चीन अपने एटमी हथियारों को तेज कर रहा है, वहीं अमेरिका ने भी परमाणु कार्यक्रमों में काफ़ी तेजी ला दी है। लेकिन अमेरिका के परमाणु हथियारों के सामने चीन कहीं टिकता नहीं, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कहीं बीजिंग न बन जाए हिरोशिमा। ठीक 75 साल पहले परमाणु बम का इस्तेमाल। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरा था एटम बम। 75 साल बाद बर्बादी के उसी रास्ते पर बढ़ चला चीन। चीन की राजधानी बीजिंग बनेगा अगला हिरोशिमा। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हरकतों ने मानवता को विनाश के उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से जापान के दो शहरों पर एटम बम गिरे थे। आज चीन ने मानो दूसरे विश्व युद्ध के जर्मनी की भूमिका अपना ली है। ऐसा लगता है कि वो दुनिया को उस विनाश की कगार पर खड़ा करना चाहता है जिसकी 75वीं बरसी आज दुनिया मना रही है। चीन परमाणु हथियारों का जखीरा भारत के बॉर्डर के पास इकट्ठा कर रहा है। जब हम पुरानी सैटेलाइट तस्वीरें यानी कि हिस्टोरिकल इमेजरी देखते हैं तो ये पता चलता है कि उसके नीचे अंडरग्राउंड वॉल्ट सिस्टम यानी कि भूमिगत तिजोरी प्रणाली बनाई है। ये इसलिए बनाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को सेफ और सिक्योर रखा जाए, यानी कि उसका बचाव किया जाए। ये ओवरहेड प्रोटेक्शन भी देता है फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस। चीन की ये एटमी दादागिरी उसके लिए ही कैसे बर्बादी का सबब बनेगी, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन आज पहले याद कीजिए ठीक 75 साल पुराना वो मंजर जब जापान के हिरोशिमा शहर पर बर्बादी का एटम बम गिरा था। 6 अगस्त 1945 के सुबह 8:09 पर हिरोशिमा के आसमान में B-29 विमान एनोला गे मंडराने लगा और उसके 6 मिनट बाद 8:15 पर एनोला गे से लिटिल बॉय एटम बम हिरोशिमा पर गिरने लगा। बस 43 सेकंड लगे और उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना से इतिहास का भी कलेजा कांप जाता है। जब धरती पर वो एटम बम फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कंक्रीट की इमारतें टूटने लगीं। धरती पर मौजूद सारी चीजें चंद लम्हों में गायब हो गईं। ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। बस एक लम्हा लगा और हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग। डरावने पन्ने को हम आपके सामने इसलिए खोल कर रख रहे हैं ताकि एटमी बम के ताप और शाप को आप समझ सकें। बम गिराने वाले विमान के को पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। आज चीन को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसकी हरकतों पर ये दुनिया एक दिन अफसोस में कहे कि हे भगवान, ये क्या हो गया। अमेरिका अपने एटॉमिक मसल पावर को पूरी तरह से डिप्लॉय करने की कोशिश में है और लोगों का अनुमान है कि क्या हिरोशिमा टाइप स्थिति बन सकती है। मुझे लगता है ये बन सकती है। उसका कारण ये है कि यदि चीन और अमेरिका के बीच में आर्थिक जंग और भयानक रूप लेता रहा, अगर चीन
जो हाई टेक्नोलॉजी है उसकी चोरी अमेरिका से करता रहा, और यदि चीन ने चुनौती दी अमेरिका को कि युद्ध वो करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका के पास और कोई विकल्प नहीं होगा, अमेरिका अपना न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के हिटलर का साथ देने वाले चंद देश थे, जिनमें एक इटली था तो दूसरा जापान। जापान को उसकी सबसे बुरी कीमत चुकानी पड़ी थी। आज पूरी दुनिया से पंगा लेने वाले चीन के साथ पाकिस्तान को छोड़कर कोई नहीं है, और चीन को कैसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है, इसके बारे में अमेरिका बार बार चेताता है। It's a big difference. You know, the question was asked, would you be angry at China? Well, the answer might very well be a very resounding yes. चीन का हाल यह है कि वो अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगा है, लेकिन भूल गया कि 75 साल पहले अपने को सर्वशक्तिमान समझने वाला जर्मनी का हिटलर बेमौत मरा था। चीन भूल गया कि जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए थे, और वो ये भी भूल गया कि उसका साथ देने वाले जापान को अपने 2 शहरों पर एटम बम झेलना पड़ा था। हिरोशिमा में परमाणु हमले की 75वीं बरसी पर आज ड्रैगन को सोचना होगा कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। आज तक ब्यूरो। चीन ने एलएसी से 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अपने काशगर एयरबेस पर परमाणु हथियारों के लिए तहखाना बना रखा है, और वहां पर उसने अपने बम वर्षक विमानों की तैनाती भी कर रखी है। वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लड़ना चाहता है, लेकिन दुनिया को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ अमेरिका की परमाणु शक्ति के सामने चीन पिद्दी नजर आता है। विश्व विजेता बनने की ये चाहत चीन को युद्ध का साजो सामान इकट्ठा करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। चीन ने भी अपनी बर्बादियों का एटम बम जुटाना शुरू कर दिया काशगर एयरबेस पर। वहां उसने तहखाना बनाया है जिसमें परमाणु जखीरा इकट्ठा कर रहा है। वहां पर उसने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी के बम वर्षक विमान H-6 को तैनात कर रखा है। उस काशगर एयरबेस की रणनीतिक स्थिति देखिए। काराकोरम दर्रे से वो 475 किलोमीटर दूर है, जबकि जिस फिंगर 4 पर चीन की खुराफात चल रही है वहां से 690 किलोमीटर दूर है, और सबसे ऊंची एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी से 490 किलोमीटर दूर। लद्दाख में एलएसी पर चीन ने विवाद शुरू किया मई महीने में, जबकि काशगर एयरबेस पर परमाणु हथियारों का जखीरा वो पिछले साल नवंबर में ही इकट्ठा करना शुरू कर चुका था। चीन की एयरफोर्स ने कशगार के वेस्टर्न रनवे एंड पर 6 H-6 बॉम्बर्स की तैनाती कर रखी है। इसमें यह चौंकाने वाली बात है कि 2 बॉम्बर्स आर्म्ड है। इनके विंग्स के ऊपर 2 मिसाइलें देखी जा सकती है, जो कि शायद KD-63 है। 28 नवंबर 2019 की ये तस्वीर देखिए। यहां तहखाने में हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर्स यानी HAS है, जिसके कारण इन हथियारों को किसी भी हमले से बचाया जा सकता है। साथ ही बगैर पहचान वाले हैंगर्स भी तैयार किए गए हैं। लेकिन चीन की हरकतों का अंदाजा हिंदुस्तान को भी है और अमेरिका को भी। इसीलिए पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम रखने वाला अमेरिका एक बार फिर परमाणु बम बनाने में जुट गया है। जैसे हम सांप को मारते हैं जो घर में घुस आता है, ये विश्व के घर में ये सांप अपना फन उठा के पूरे विश्व को डस रहा है। इस सांप को मारने की जरूरत है, और इसके लिए अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है
और वो प्रमुख रोल अदा कर सकता है और उसके पास सब तरह की सक्षमता है, पैसा, मिलिट्री पावर, एटॉमिक पावर, मिलिट्री इक्विपमेंट पावर, वो सब कुछ तरह से सक्षम है और उसके हितैषी भी बहुत देश हैं, हिंदुस्तान है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। चीन को जैसे को तैसे वाले अंदाज में जवाब देने की मुकम्मल तैयारी अमेरिका ने कर रखी है। अमेरिका अगले 10 सालों में इस प्रोजेक्ट पर करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। ये एटम बम साउथ कैरोलिना में सवाना नदी के किनारे मौजूद एक फैक्ट्री और न्यू मैक्सिको के लॉस एल्मोस की एक फैक्ट्री में बनाए जाएंगे। जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तब सवाना नदी की फैक्ट्री अमेरिकी परमाणु हथियारों के लिए ट्रिटियम और प्लूटोनियम का उत्पादन करती थी। अमेरिकी संस्था द नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA ही परमाणु हथियार बनाती है। संस्था के अनुसार मौजूदा परमाणु हथियार काफी पुराने हो चुके हैं, जिन्हें बदलने पर काम चल रहा है। इस काम को पूरा करने के लिए 80 गड्ढे हर साल तैयार किए जाएंगे। इन गड्ढों में प्लूटोनियम के फुटबॉल जैसे गोले बनाए जाएंगे जो परमाणु हथियारों को ट्रिगर करते हैं। चीन को एटम बम जुटाने की झुरझुरी लगी है, लेकिन अमेरिका की तैयारी के आगे उसका टिकना मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका और चीन के विवाद में अगर दुनिया को एटमी दुर्गंध आने लगी है, तो एक बार दोनों देशों की एटमी शक्ति को भी देख लीजिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका के पास 7,550 परमाणु हथियार हैं, तो चीन के पास 320 एटम बम हैं। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन अमेरिका से परमाणु युद्ध में कहां टिकेगा। उस पर से जैसे दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस से सोवियत संघ तक कई देशों को अपना दुश्मन बना रखा था, वैसे ही आज के चीन ने भी कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। लद्दाख में LAC के ताजा विवाद के कारण भारत जैसा पड़ोसी देश चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पूर्वी चीन सागर के अपने इलाके में बार बार चीनी घुसपैठ से जापान भी खफा है। अपने एक शहर व्लादिवोस्टॉक पर चीनी दावे से रूस भी बेहद नाराज है। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के अवैध दखल से ऑस्ट्रेलिया ने भी मोर्चा संभाल लिया है। चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कारण हांगकांग से प्रत्यर्पण समझौता बहाल न होने के कारण फ्रांस भी नाराज है। और सबसे बढ़कर अमेरिका चीन से कोरोना से लेकर चीन की डिजिटल करेंसी लाने की कोशिशों से नाराज है। साथ ही दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से भी अमेरिका की नाराजगी 7वें आसमान पर है। अमेरिका चीन को बर्बादी का अल्टीमेटम दे रहा है और चीन है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. चीन अपने ही बनाए एटमी चक्रव्यूह में घिर गया है। अब बचने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि अपनी सैनिक दादागिरी से खुद को अलग कर ले। आज तक ब्यूरो। 75 साल पहले हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था। जापान को यह कीमत जर्मनी के साथ रहने के लिए चुकानी पड़ी थी। और तब जर्मनी में हिटलर की हुकूमत हुआ करती थी, हिटलर की हुकूमत चलती थी, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई देशों से पंगा ले लिया था। आज वही काम चीन कर रहा है। एक शख्स की सनक ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेला था। और उसमें इतनी भीषण तबाही मची थी कि करीब 6 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उस खतरनाक शख्स का नाम हिटलर था, जिसके हाथों में जर्मनी की बागडोर थी और दुनिया पर राज करने की सनक ने उसको बर्बादी का दूसरा नाम बना दिया। उस युद्ध के खात्मे के 75 साल बाद क्या दुनिया फिर से किसी हिटलर की पदचाप को सुन रही है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको भांप लिया था और लद्दाख में जाकर सचेत भी कर दिया था। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। अब सवाल है कि क्या हिटलर के रास्ते पर ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चल रहे हैं? तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जिनपिंग हिटलर के रास्ते पर हूबहू चलते दिख रहे हैं। पहली समानता, हिटलर की तर्ज पर ही जिनपिंग भी दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने को अपना हक समझते हैं। दूसरी समानता, जैसे हिटलर ने यहूदियों का खात्मा किया था, वैसे ही चीन में तिब्बती, बौद्धों, उइगर मुसलमानों और मंगोलों पर अत्याचार हो रहा है। तीसरी समानता, हिटलर की तरह ही चीन के तानाशाही शासन पर मानवाधिकारों के हनन के गंभीर आरोप हैं। चौथी समानता, हिटलर की तरह चीनी राष्ट्रपति ने भी अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। पांचवी समानता, हिटलर भी विस्तारवादी नीति पर चलता था और आज का चीन भी विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ ही लद्दाख में अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए इशारा किया था। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। चीन के कई प्रांतों में कथित तौर पर ईसाई समुदाय के लोगों को आदेश दिया गया कि वो अपने घरों में लगी जीसस क्राइस्ट की तस्वीरें, मूर्तियां और क्रॉस फौरन हटाएं। चीन में जिस तरह लोगों से कहा जा रहा है कि वो या तो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग की तस्वीर लगाएं या फिर शी जिनपिंग की, वो बताता है कि चीन में तानाशाही हिटलरी रास्ते पर चल पड़ी। आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को साल 2020 के लिए प्रतिष्ठित इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन यानी सबसे प्रभावशाली महिला के अवार्ड से नवाजा गया। कलीपुरी ने साल 2020 के लिए एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग क्षेत्र की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में पहला नंबर हासिल किया है। इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड का ये 9वां एडिशन है और कलीपुरी पिछले एडिशन में भी प्रभावशाली महिलाओं की इस लिस्ट में जगह बनाने में सफल रही थी। वो 2 बार टॉप 5 महिलाओं में जगह बना चुकी हैं। यह अवार्ड एडवर्टाइजिंग, मीडिया, मार्केटिंग इंडस्ट्री में शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। चयन करने वाली जूरी में मीडिया क्षेत्र के कई बड़े चेहरे शामिल थे। जूरी का मानना है कि कलीपुरी ने अपने नेतृत्व से इंडिया टुडे ग्रुप को असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बदलाव के मौजूदा दौर में भी कली इंडिया टुडे ग्रुप को सबसे आगे रखने में कामयाब रही हैं। I would like to thank Exchange for Media for awarding me the Most Influential Woman of the Year. This award will always be very special to me, coming in the time of Corona that has tested every imaginable aspect of my leadership and character. Because the award is for influence, I would like to dedicate this award to my team that produces the gold standard of journalism that gives the group and me this power. I am so deeply grateful to all of you. दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।